This conference will now be recorded. Deploy website using load balancer, custom AMIs, and auto scaling. Got it guys? तो यहाँ पर अब हमने दोबारा से वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, बट इस बार क्या आ गए, कस्टम AMIs आ गई हैं, और अगर इधर में कस्टम AMI, Amazon मशीन इमेज एंड ऑटो स्केलिंग, ये दो चीजें और एड ऑन हो गई हैं। क्लियर? यानी कि प्रोजेक्ट वही कंटिन्यूसली चल रहा है, बट आज हम दो चीजें और एड ऑन करेंगे। नाउ गाइस, कि अगर आपको पता हो कि कल जब हम लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करा था, तो मैंने दो सर्वर्स बनाए थे, एंड इन बोथ सर्वर्स को आई एम कनेक्ट विद लोड बैलेंसर। मैंने एक लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट करा था, एंड नाउ मैंने आपको बताया था कि इफ एनी ट्रैफिक इज कम, अगर कोई भी ट्रैफिक आता है वो मेरे लोड बैलेंसर को हिट करेगा, एंड द लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय ट्रैफिक ऑन दिस मशीन एंड दिस मशीन। यस और नो? बट अब यहाँ पे कुछ 2 और 3 ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या है गाइस? द पॉइंट नंबर 1, कि सपोज करिए कि मेरे इस ग्रुप की जो कैपेसिटी है इज 2 लाख रिक्वेस्ट, ये दो सर्वर्स मेरे 2 लाख रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। अगर मेरी रिक्वेस्ट मोर देन 2 लाख आ जाए तो क्या होगा? ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेरा क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। यस और नो एवरीवन? डाउन होगा या नहीं होगा? क्योंकि एक सर्वर 1 लाख रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहा है, मैंने 2 सर्वर्स कनेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन 2 लाख, मेरी रिक्वेस्ट आ गई 5 लाख, तो क्या होगा एवरीवन? क्रैश हो जाएगा। पहली कंडीशन समझ में आई? अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या है कि या तो हम क्या करें, मल्टीपल सर्वर्स और ऐड कर दें लोड बैलेंसर के साथ। अगर सपोज करिए कि 5 लाख के हिसाब से आपने यहाँ पर 3 सर्वर्स और ऐड ऑन कर दिए, यानी कि अब आपको टोटल कितने सर्वर्स की कॉस्ट देनी पड़ रही है? 5 सर्वर्स की। बट अब आपकी रिक्वेस्ट आ रही है ओनली 50,000, और 50,000 रिक्वेस्ट को एक ही सर्वर मैनेज कर सकता है। यानी कि अब आप जो काम एक सर्वर कर सकता है, उसकी जगह आपने कितने सर्वर ऑन करे हुए हैं? 5। तो अभी कंपनी का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? लॉस हो रहा है। अलमा, अनुकु, राजीव, सागर, विक्रांत, गॉट इट द पॉइंट? नाउ यस सर। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है? एक और पॉइंट आता है कि अगर आपका ये सर्वर क्रैश हो जाए तो सारा लोड कहां पे चला जाएगा? दूसरे सर्वर पे। यस और नो? मैं चाहता हूं कि मेरा अगर सर्वर क्रैश भी होता है तो भी ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपके दोनों सर्वर ही क्रैश हो गए तो भी आपकी वेबसाइट गई। एक सर्वर क्रैश हुआ तो सारा लोड दूसरे सर्वर पे चला जाएगा, तो दूसरा भी क्रैश हो जाएगा ड्यू टू एनी रीजन। तो काफी सारी चैलेंजेस है। ये पहले ऑन प्रेमाइस के अंदर चलता था, ना जब से क्लाउड आया है, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, तो यहाँ पर हम दो चीजें यूज करने लगे हैं, एक ऑटो स्केलिंग और एक AMI। AMI का यूज हम क्यों करते हैं? इसका रीजन है कि अब मैं चाहता हूं कि मेरा स्टार्टअप 2 सर्वर से हो, यानी कि मिनिमम कितने सर्वर्स लेके चल रहा हूं अपने स्टार्टअप के लिए? 2 सर्वर्स। गॉट इट द पॉइंट? एंड इन दोनों सर्वर्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूं एक ग्रुप के अंदर, और इस ग्रुप का नाम है टारगेट ग्रुप। सपोज मैंने एक ग्रुप बनाया टारगेट ग्रुप 1, और उस टारगेट ग्रुप 1 के अंदर मैंने क्या कर दिया? ऐड सर्वर 1, वेब 1 को ऐड कर दिया, एंड वेब 2 को भी मैंने क्या कर दिया? इसमें ऐड कर दिया है। क्लियर? इतना क्लियर? 2 सर्वर्स बनाए, दोनों सर्वर्स को कहां पे? टारगेट ग्रुप के अंदर। नाउ आई एम अटैच अ लोड बैलेंसर, और अब मैंने क्या करा है? एक लोड बैलेंसर लिया है, एंड नाउ आई एम यूजिंग लोड बैलेंसर इज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लिया है,
और मैंने लोड बैलेंसर को बोला है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रैफिक आता है तो आपको ये ट्रैफिक किधर रिडायरेक्ट करना है, टारगेट ग्रुप में। और टारगेट ग्रुप इस ट्रैफिक को किधर रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, पहला पॉइंट क्लियर, एवरीवन गॉट इट द पॉइंट। बट यस सर। मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन डाली है कि आई एम नॉट यूजिंग अ डिफॉल्ट एएमआई। तो एएमआई पे भी मैं आऊंगा। तो इसके अलावा मैंने यहां पर एड ऑन कर दिया है प्लस स्केलिंग। मैंने यहां पे क्या एड ऑन कर दिया है, स्केलिंग एड ऑन कर दिया है। और स्केलिंग के अंदर मैंने लिमिट ऐड कर दी है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80%। अगर मेरा सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना होता है, 80% के या तो इक्वल होता है या उससे ऊपर जाता है, एड वन मोर सर्वर। वो ऑटोमेटिकली क्या कर दे, एक सर्वर और बना दे खुद से और ऐड कर दे। एंड टोटल लिमिट ऑफ 1000, मैक्सिमम कितने सर्वर बना सके, 1000। तो ये आपके ऊपर है, आप 10 बनाना चाहते हो, यानी कि मैक्सिमम लिमिट भी आपने लगा दी है कि ऑटोमेटिकली कितने सर्वर बन सके। तो अब क्या होगा कि अगर अब आपका लोड आता है, आपका लोड क्या होता है इस ग्रुप का, टारगेट ग्रुप का, अगर 80% से अबव, यानी कि दोनों सर्वर्स हैं कि 80% से अबव, यानी कि इस सर्वर का भी 80% और इस सर्वर का भी 80% से जैसे ही अबव होगा, अब इन दोनों सर्वर का जैसे ही आपका लिमिट क्रॉस होगी 80% सीपीयू, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहां पर एक और सर्वर ऐड ऑन कर देगा। अब तीनों सर्वर का 80% हो जाएगा, देन एक और ऐड कर देगा, फिर ऐड ऑन होगा, एक और ऐड ऑन हो जाएगा। तो यहां पर आपका लोड बढ़ता जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके सर्वर्स क्या होते जाएंगे, ऐड ऑन होते जाएंगे। अब लोड डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली सर्वर्स भी आपके क्या होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे, और आपके एक्टिव सर्वर जितने आपने सेट करे हुए हैं उतने ही आपके एक्टिव रहेंगे। यानी कि आपकी फिक्स कॉस्ट रिमूव हो गई, आपको कोई फिक्स सर्वर लगाने की जरूरत नहीं है। लोड इंक्रीज होने पर ऑटोमेटिकली सर्वर बन रहे हैं, यानी कि आपका फेल्ड होने की भी प्रॉब्लम खत्म हो गई। नाउ इसके अंदर प्लस पॉइंट और क्या है कि अगर मैंने लेंथ सेट कर दिए 2 सर्वर्स, अगर मेरे ये दोनों सर्वर क्रैश भी कर गए तो इनकी जगह भी वो ऑटोमेटिकली नए सर्वर्स डिप्लॉय कर देगा, यानी कि फेलियर भी प्रोवाइड करा रहा है। गॉट इट, कि अगर आपके सर्वर क्रैश भी हो जाते हैं तो उसकी जगह वो क्या कर रहा है, नए सर्वर्स आपको डिप्लॉय करके कर देगा। गॉट इट द पॉइंट गाइस, ऑटो स्केलिंग का फीचर समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट आता है कि यस सर। एएमआई का क्या यूज है गाइस। एएमआई का यूज है कि अगर आपको पता हो कि कल जब मैंने वेबसाइट डिप्लॉय करी थी तो मैंने हर सर्वर पे जाके मैनुअली वेबसाइट डिप्लॉय करी थी। मैंने हर सर्वर को लॉगिन करा था, लाइनेक्स पर मैंने एचटीटीपीडी सर्विस इंस्टॉल करी थी, मैनुअली इंडेक्स फाइल बनाई थी, देन मैनुअली मैंने क्या करा था, उस पर वेबसाइट अपलोड करी थी। बट यहाँ तो मेरे ऑटोमेटिकली सर्वर्स बन रहे हैं, तो यानी कि अगर ऑटोमेटिकली सर्वर्स बन रहे हैं तो मेरी वेबसाइट भी तो ऑटोमेटिकली होनी चाहिए डिप्लॉय, तभी तो नए सर्वर्स पे आएगी। मान लो कि मेरे सारा का सारा एक्टिव सर्वर ही क्या हो गए, क्रैश हो गए, तो अब जो नए सर्वर्स आएंगे वो नई सेटिंग से आएंगे, तो उन पर वेबसाइट के हम लॉगिन करके बनाएंगे नहीं। हम चाहते हैं जो नए सर्वर लॉन्च हो रहे हैं उस पर वही पहले सर्वर की मिरर कॉपी होनी चाहिए, और टाइम विद इन 60 सेकेंड। तो इज इट पॉसिबल कि आप 60 सेकेंड्स के अंदर नया सर्वर बना के उसको नेटवर्क में वेबसाइट डिप्लॉय करके अटैच कर सको? इज इट पॉसिबल गाइस? नहीं है पॉसिबल। बट हमारी भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि हम अपनी वेबसाइट को ज्यादा टाइम तक डाउन नहीं रहने दे सकते। तो यहां पर हम यूज करते हैं एएमआई का। तो एएमआई का क्या है, देयर द टू टाइप्स ऑफ एएमआई। हमारी दो टाइप्स की एएमआई होती हैं। एक एएमआई होती है हमारी टाइप्स ऑफ एएमआई,
एक होती है हमारी डिफॉल्ट AMI, वन इज डिफॉल्ट AMI प्रोवाइड बाय AWS। यानी कि अभी तक आप जो भी AMI यूज कर रहे थे वो कौन सी AMI थी? डिफॉल्ट। यानी कि आप क्लिक करते थे लॉन्च इंस्टेंस पर और वहां पर आप सिलेक्ट करते थे Amazon, विंडोज, जो भी AMI है वहां पे लिस्ट ऑफ AMI आ रही थी। वो सारी AMI कौन सी थी? जो AWS ने आपको दे रखी थी। एक्सेस पासवर्ड वाया की पेयर, जिनका पासवर्ड आप किससे एक्सेस करते थे? की पेयर के थ्रू। तो नाउ चलिए, तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, एक सर्वर बना रहा हूं विद द डिफॉल्ट AMI। तो हाउ टू क्रिएट वेब सर्वर वाया डिफॉल्ट AMI, हाउ टू क्रिएट वेब वाया डिफॉल्ट AMI। तो सबसे पहले मैं एक डिफॉल्ट AMI के थ्रू वेब सर्वर बना रहा हूं। आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल, select a region, I'm using a Mumbai region, click on instances, then launch instance, select web server server। और गाइस ये जो AMI है यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, एक रिसेंट ऑप्शन आ रहा है और एक क्विक स्टार्ट ऑप्शन आ रहा है। नाउ यहाँ पर जो ये सारी AMI हैं, these AMI प्रोवाइड बाय द Amazon। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन विंडोज, confirm changes and select operating system types 2012 server, then instance types T2 micro, key pair I'm select a Windows key, networking I'm select or either I'm deploy today I'm deploy for another locations। आज हम सिंगापुर लोकेशन में चलते हैं। Now, आज हम अपनी लोकेशन भी चेंज कर लेते हैं गाइस। तो ऐसा नहीं है आप किसी भी लोकेशन पे जाएंगे सेम ही ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो नाउ कि आई एम जस्ट क्लिक ऑन लाइक वेब सर्वर, select 2012। now hardware type T2 micro same, the key pair कोई key pair नहीं होगा, create a key pair, I am create a key pair like और मैंने एक पैम की पेयर बनाया, क्रिएट की पेयर करा। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड के ऑप्शंस भी आ गए। तो आप चाहे की पेयर पहले बना के रख लीजिए या आप ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। सेम एज आई एम जस्ट क्लिक ऑन नेटवर्क। तो मैंने आपको बताया था कि हर रीजन में AWS एक डिफॉल्ट नेटवर्क बना के रखता है जिसका आईपी होता है 172.31। तो सेम यहाँ पर भी एक क्या है, डिफॉल्ट VPC आपका नेटवर्क बना हुआ है। नाउ सिलेक्ट अ जोन, आई एम सिलेक्ट जोन A। मैं जो सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूँ आई एम डिप्लॉय तो जोन A। इनेबल अ पब्लिक आईपी, सिक्योरिटी ग्रुप आई एम क्रिएट वन सिक्योरिटी ग्रुप लाइक AUTO ऑटो SCALING स्केलिंग SG। मैं एक ऑटो स्केलिंग SG के नाम से सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूँ। यही सिक्योरिटी ग्रुप मैं सारी जगह यूज करने वाला हूँ गाइस। नाउ द परमिशन आई एम गिव द ऑल ट्रैफिक, मैं यहाँ पर अलाउड कर रहा हूँ ऑल ट्रैफिक एंड एनीवेयर एंड क्लिक ऑन लॉन्च। तो गाइज यहाँ पर जो ये सर्वर मैंने बनाया, ये मैंने बनाया किसके थ्रू? डिफॉल्ट AMI के थ्रू एंड व्यू ऑल इंस्टेंसेस। अब मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो मैंने एक सर्वर बनाया है, जब भी आप डिफॉल्ट AMI से कोई भी सर्वर बनाते हो उस पर जो भी काम आप करेंगे वो मैनुअली आपको करना पड़ेगा। गॉट इट? लाइक कि आपने क्या करा, लॉगिन विद सर्वर, आप सर्वर से लॉगिन हुए, देन आपने क्या करा, चेंज पासवर्ड। आप नहीं चाहते कि की पेयर बार बार मैं यूज करूं तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। नाउ इंस्टॉल IIS वेब सर्वर, आपने वेब सर्वर की सर्विस को इंस्टॉल करा। क्रिएट फाइल फोल्डर, इंस्टॉल जावा, पाइथन, डेटाबेस, व्हाटएवर जो भी काम करना है आपने करा। यानी कि आपने यहाँ पर सारे का सारा काम करा। अब मैं आपसे एक पूछता हूं, बेसिकली फॉर बीटेक स्टूडेंट,
अब आपको पता लगेगा कि मैं क्यों ज्यादा बीटेक बीटेक करता हूँ। आप सभी का लैपटॉप है, यस और नो? इस लैपटॉप पे आपने सपोज करिए MS ऑफिस इंस्टॉल करा हुआ है, जावा इंस्टॉल करा हुआ है, VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करा हुआ है, पाइथन इंस्टॉल करा हुआ है, डेटाबेस इंस्टॉल करा है, और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे हुए हैं। आपके लैपटॉप में अब आ रही है प्रॉब्लम, हैंग हो रहा है, स्लो हो रहा है। मैं कहता हूं कि आप ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर डिलीट करिए और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करिए। कितने लोग कर सकते हैं? आपका खुद का लैपटॉप है? मैंने क्या बोला है? ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर रिमूव करिए। आपके लैपटॉप का प्रॉब्लम है, दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो और दोबारा से सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और दोबारा से सारा डेटा आपका उस लैपटॉप में आना चाहिए। कौन कौन कर पाएगा? नहीं पता? और ये होता है क्योंकि बीटेक वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप दे दिया जाता है ना, जिस दिन से लेकर अगर 5 साल पहले लैपटॉप है ना, उनका लैपटॉप कितना भी स्लो हो जाए लेकिन कभी भी वो चीज रिमूव नहीं करेंगे जो उनके काम की नहीं है। एक बार जो चीज इंस्टॉल हो गई ना, वो हो गई। इसी वजह से उनके लैपटॉप स्लो होते जाते हैं। दूसरा, सारी की सारी चीजें वो डेस्क बोर्ड पे ही रखेंगे, अंदर की ड्राइव दी हुई हैं, लेकिन जिस दिन आपका ओएस हुआ ना क्रैश, उस दिन आपके सारे सॉफ्टवेयर भी क्रैश हो जाएंगे और आपके जो डेस्क बोर्ड पे जितना भी रखा हुआ है ना डेटा, वो सारा क्रैश हो जाएगा, जो रिकवर भी नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि सी के अलावा डी या ई ड्राइव में आप अपना डेटा रखो कि कभी भी आपका लैपटॉप खराब होगा तो आपका डेटा सेफ रहेगा। बट 99% क्या रखता है वो, डैशबोर्ड पे ही सारी फाइल्स सजा के रखता है। और डैशबोर्ड होता है आपका विंडोज का ड्राइव, सबसे ज्यादा रैम वहीं पे यूज होती है। तो जो फाइल आप यूज भी नहीं कर रहे ना, वो भी आपकी रैम और सीपीयू को यूटिलाइज करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप क्या होता है, स्लो होता हुआ चला जाता है। मेरे सिस्टम पे आप इतने टाइम से देख रहे हो, बताइए मेरे सिस्टम पे इतनी फाइल्स नहीं होती, सारी फाइल्स मैं अंदर से कॉपी करता हूँ, डी ड्राइव या सी ड्राइव, अदर ड्राइव में से। दूसरा गाइस कि अब मैं कहता हूं कि ये 50 से ज्यादा सॉफ्टवेयर हैं, आपको अपने लैपटॉप पे दोबारा से रीइंस्टॉल करना है, प्लस आपका डेटा पड़ा हुआ है। आप क्या करोगे? कहेंगे यार इतने सारे सॉफ्टवेयर कहां से मैं दोबारा से ढूंढूंगा, कहां से मैं दोबारा से इंस्टॉल करूंगा? यस और नो? अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम दे देता हूं, मैं आपको एक ऐसा ओएस दे देता हूं जिसके अंदर आपके सारे के सारे सिस्टम्स का बैकअप होगा। अगर मैं कहता हूं कि आप एक काम करिए, पहले अपने सिस्टम का बैकअप कर लो एंड देन अपने सिस्टम्स को फॉर्मेट कर दीजिए, और आप जब नेक्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करें तो बैकअप फाइल से इंस्टॉलेशन करें, तो जो भी आपके सॉफ्टवेयर तो जो भी आपका डेटा था वो सारा का सारा आपके लैपटॉप पे आ जाएगा, यानी कि मिररिंग हो जाएगी, आपकी मिरर कॉपी आ जाएगी। तो इससे क्या बेनिफिट है कि आपका लैपटॉप भी क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। नाउ कि आपकी कंपनी यहां पर कहती है कि हमें एक वेबसाइट, वेब सर्वर बनाना है, तो अगर आप कस्टम AMI से वेब सर्वर बनाते हैं और मैं कहता हूं कि ये सारा काम करने में आपको लगा 2 आवर्स, कितना टाइम लगा? 2 आवर्स लगा एक सर्वर को रेडी करने में। 100 सर्वर्स बनाने हैं, कितना टाइम लगेगा? मीटिंग विद इन 2 डेज होनी है। 2 आवर्स एक सर्वर में लग रहे हैं, 100 सर्वर्स बनाने हैं, 24 घंटे का टाइम दे लो, और आपके अकॉर्डिंग आपको 200 आवर्स चाहिए, तो 200 घंटे का काम 24 घंटे में कैसे होगा? पॉइंट समझ रहे हो मेरा यहां पर? इसका सॉल्यूशन है कस्टम AMI। इसका सॉल्यूशन क्या है? आपने पहला सर्वर बनाया, कितना टाइम लगा? 2 आवर्स में। अब आपने क्या करा, इस पूरे के पूरे सिस्टम की क्लोनिंग कर ली। क्लोनिंग का मतलब है इमेज क्रिएट कर दी। जब आप इसकी इमेज क्रिएट करेंगे तो वो इमेज क्या होगी, OS होगा प्लस ऑल सॉफ्टवेयर प्लस
डेटा, यानी कि मिररिंग। उस सिस्टम पर XYZ जो भी चीज होंगी वो उन सबको मिला के आपको क्या करके दे देगा, एक इमेज क्रिएट करके दे देगा। और इस इमेज को बनने में भी मैं कहता हूं आपके लगे 2 आवर, यानी कि टोटल आपका कितना टाइम चला गया 24 घंटे में से 4 आवर। अब आपको अगले सर्वर्स बनाने हैं तो अगले सारे के सारे सर्वर्स आप 2 आवर्स में ही बना सकते हैं, यानी कि आपने 200 घंटे का काम 24 घंटे में ना करके 6 घंटे में कर दिया। कैसे हुआ वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक सर्वर रेडी कर रहा हूं मैनुअली डिफॉल्ट AMI से, गॉट इट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई एम क्रिएट अ कस्टम AMI। सेकंड जो AMI है वो आपकी कौन सी होती है, कस्टम AMI, क्रिएट एंड प्रोवाइड बाय यूजर। जिसको कौन क्रिएट करेगा, जो यूजर काम कर रहा है, आप ही उसको क्रिएट करोगे और आप ही उसका यूज करोगे। तो हाउ टू क्रिएट कस्टम AMI, बट कस्टम AMI का लुक लाइक है कि मैंने आप लोगों को बोला है कि व्हाट इज की पेयर, ये नोट्स, इसकी 5 लाइन की नोट्स मेरे को कॉपी पे लिख के दिखाओ। आपने 5 लाइनें लिख दी 2 मिनट के अंदर फॉर एग्जाम्पल। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यही लाइनें 1000 लोकेशन पे लिख के दिखाओ, तो क्या करोगे आप, फोटो कॉपी कर दोगे या पेन से लिखने बैठोगे 1000 पेजेस पे? फोटोकॉपी। एवरीवन, तो फोटो कॉपी में टाइम बचेगा, यस और नो? और एक क्या यस 1 सर। लाख भी कॉपी हो सकती है, बट अगर 1 लाख पेजों पे मैनुअली लिखने बैठे पेन से बहुत टाइम लग जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर है कि मैंने एक सर्वर रेडी करा और उस सर्वर की मैंने क्लोनिंग करके एक इमेज बना ली। अब मैं जो रिमेनिंग सर्वर बनाऊंगा वो किसके थ्रू बनाऊंगा, उस कस्टम इमेज के थ्रू। तो जब वो कस्टम इमेज के थ्रू जब मैं नए सर्वर बनाऊंगा तो वो सारे सर्वर पहले वाले सर्वर की क्या बनेंगे, कॉपी। और इसी कस्टम इमेज को मैं यूज करूंगा ऑटो स्केलिंग में। किसमें, जो भी सर्वर मेरे ऑटोमेटिकली लॉन्च होंगे उनके लिए मैं कस्टम AMI का यूज करूंगा कि अगर मेरा कोई सर्वर फेल्ड भी हो जाता है तो पुराने सर्वर की कॉपी बन के आए। तो जो पुराने सर्वर की कॉपी बनेगा वो किसकी हेल्प से बनेगा, कस्टम AMI की हेल्प से। गाइस गॉट इट द पॉइंट? तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूं तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन सर्वर, आई एम लॉग इन विद दिस सर्वर और डिप्लॉय सम वेबसाइट, गेट पासवर्ड, ब्राउज। आप यहां से भी अपनी विंडो एक्सेस कर सकते हैं डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के थ्रू। अनुराग, अलमा, प्रवीण, राहुल, इज इट क्लियर द पॉइंट? सागर, यस अनिकेश, sir. Yes, sir. चलिए और प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ तो और भी क्लियर हो जाएगा। चेंज करो।
नाउ गाइस, सो आई एम क्रिएट अ सम फोल्डर। सपोज करिए ये आपका डेटा है। बीटेक के तो स्पेलिंग भी नहीं आती मुझे यार, क्लाउड ही लिख देता हूँ। क्लाउड डेटा और डेवऑप्स डेटा एंड उसके बाद नाउ आई एम इंस्टॉल डिप्लॉय वन वेबसाइट। एक वेबसाइट भी डिप्लॉय कर देते हैं, एड रोल एंड फीचर। वेब सर्वर आईएएस कल भी हमने ये टॉपिक करा है मैनी टाइम्स। मैं ये वेब सर्वर आईएएस वाली स्टेप कर चुका हूँ। तो नॉर्मली वेबसाइट डिप्लॉय हमने करी थी। नाउ आई एम जस्ट चेंज अ पासवर्ड। आप चाहते हो बार बार की पेयर की जरूरत ना पड़े, तो आप अपनी सर्वर का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। हाउ टू चेंज पासवर्ड? गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट and type command, this is my physical machine or virtual machine, window r emt. Now net space user and username is administrator administrator and password asd@1234। तो यानी कि मैंने अब इस सर्वर का पासवर्ड क्या कर दिया, asd@1234। अब क्या ध्यान रखना गाइस, अब आपका ये सर्वर की पेयर से एक्सेस नहीं होगा। लाइक नेट बैंकिंग का पासवर्ड आपको बैंक से मिला और आपने चेंज कर दिया, तो क्या वो पुराने पासवर्ड से एक्सेस होगा? नहीं होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि मैंने यहाँ पर अपने सर्वर का पासवर्ड चेंज कर दिया। इट्स अ मैंडेटरी कि अगर आप कभी भी कस्टम ईएमआई बनाते हैं तो आपको अपने सर्वर का पासवर्ड पता होना चाहिए। ईएमआई बनाने से पहले जिस यूजर से आप लॉगिन हुए हो उसी यूजर से ही आप दोबारा लॉगिन करोगे उस ईएमआई पे, और वही पासवर्ड है। लाइक कि मैंने अगर आपको कोई चीज को लॉक करके दिया है, मैंने आपको वो चीज दे दी, तो मुझे उसकी की भी आपको देनी पड़ेगी। अगर मैंने सेम की नहीं दी तो किसी अदर की से वो ओपन भी नहीं होगा। वो अलग बात है कोई जाके बनवा ले, इंडिया है, कहेंगे सर कोई बात नहीं हम तो जाके चाबी वाले को बना लेंगे, बट वो मैंने बायोमेट्रिक की दी। अब आप ये सोच लो। तो नाउ आई एम डिप्लॉय अ वेबसाइट। मेरा ये यहाँ पे हो गया, मेरे को वेबसाइट डिप्लॉय करनी है आईआईएस। तो जब भी आपकी आईआईएस सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी, नाउ गाइस यू कैन गो टू द सी ड्राइव एंड सी ड्राइव के अंदर आपकी एक डायरेक्टरी आती है inetpub। दिस डायरेक्टरी कम्स आफ्टर इंस्टॉल द IIS सर्विस देन www root एंड दिस इज अ डिफॉल्ट पेज। ये आपका डिफॉल्ट पेज। यहाँ पे देखिए, अगर आप भी मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ इस सर्वर को, तो मेरा डिफॉल्ट पेज होगा विंडोज का एक्सेस, लाइक अ कॉपी एंड पेस्ट। इस आईपी पे मेरा भी ये डिफॉल्ट पेज एक्सेस हो रहा है, बट मैं कोई वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूँ। तो नाउ आई एम डाउनलोड वन वेबसाइट। आज मैं एक वेबसाइट गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, कि अगर आप कहेंगे सर हम वेबसाइट कहाँ से लाएंगे, CSS HTML। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे बनी हुई फ्री की वेबसाइट पड़ी हुई है, मैं भी यहीं से ही लेता हूँ। तो आई एम डाउनलोड वन वेबसाइट फ्रॉम गूगल एंड कौन सी वाली वेबसाइट है, ये ले लें, कोई अच्छी सी वेबसाइट देखते हैं। आइसक्रीम वाली तो है, ये भी है। मोबाइल फोन ले लेते हैं, मोबाइल फोन ले लेते हैं। नाउ डाउनलोड। तो गैस मैं ये वेबसाइट पब्लिश करना चाह रहा हूँ अपने क्लाउड पे। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड। क्या हुआ, स्क्रिप्ट डाउनलोड नहीं हो रही है। तो ये वेबसाइट डाउनलोड नहीं हो पा रही है। पिज्जा बर्गर है ही नहीं तो कहाँ से दें। हो गई डाउनलोड। ओके, इतनी बार डाउनलोड हो गई। अब नाउ कम टू डाउनलोड फोल्डर। तो गाइस ये मेरी वेबसाइट डाउनलोड हो गई। डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे कोई भी वेबसाइट पे, वो वेबसाइट आपकी डाउनलोड हो जाएंगे जो भी आप पब्लिश करना चाहते हैं, और इधर आप अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। अरे भाई
छोड़ो यार, टाइम बचाओ, टाइम की कमी है मेरे पास। सिस्टम स्लो। गूगल क्रोम इतनी रैम ले रहा है मेरी। हम जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड्स, और यहाँ पर मेरे पास खुद एक वेबसाइट पड़ी हुई है कंप्रेस्ड फोल्डर में। तो गाइस मैं यही वेबसाइट डिप्लॉय कर देते हैं, Ctrl+C and delete this location and paste। तो नाउ गाइस मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, ये वेबसाइट डिलीट कर दी, एंड नाउ मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक्सेस करके। नाउ सक्सेसफुली डिप्लॉयड एंड चेक रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी जैक एंड रोज की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, और अब मुझे इस वेबसाइट की क्लोनिंग करनी है। तो भाई आजा, नेट फैन ऑफ कर देते हैं, एक एसी बंद कर देते हैं। तो गाइस ये अभी ओपन हो जाएगी, स्लो चल रहा है थोड़ा सा। आई एम बैक टू, क्या हुआ, इंटरनेट स्लो हो गया काफी, टोटल भी स्लो हो गया। नाउ क्लिक ऑन स्टेटस। अब अगर आपको AMI बनानी है किसी भी सर्वर की, तो किसी भी कस्टम सर्वर की AMI है, यानी कि अभी पहले मैंने ये सर्वर पे एक वेबसाइट डिप्लॉय करी है, अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, वट जो भी डेटा है। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट मेरी यहाँ पे ओपन हो गई है, फाइन। तो ये एक वेबसाइट कर ली है हिमांशु मैंने, ठीक है। नाउ क्लोज इट। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर इसकी AMI क्रिएट करनी है, तो हाउ टू क्रिएट कस्टम AMI। आपको किसी भी सर्वर की क्लोनिंग करनी है, कस्टम AMI क्रिएट करनी है, so you can select a server and then go to the action, and inside the action option coming image and template and create image. Give the image name like my web1 custom AMI। आप कोई भी नाम आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट, और आप क्रिएट पे क्लिक कर देना, और आपकी ये इमेज क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। नाउ यू कैन सी गाइस कि आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है AMI का, यस और नो। आप कोई भी कस्टम AMI क्रिएट करेंगे, वो कस्टम AMI आपको इस लोकेशन पे डिस्प्ले होगी, क्लियर। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन AMI। तो यहाँ पे देखिए ये AMI है जो मैं अभी बना रहा हूँ, जो कि अभी पेंडिंग में आ रही है। जब ये मेरी AMI बन जाएगी, तब जाके हम आगे का प्रोसेस करेंगे। गॉट इट गाइज, हाउ टू क्रिएट कस्टम AMI और यूज ऑफ कस्टम AMI अभी आपको आगे पता लग जाएगा। इज इट क्लियर, कस्टम AMI का कॉन्सेप्ट? एवरीवन, इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग द लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का यूज हम क्यों कर रहे हैं? लोड बैलेंसर का यूज हम कर रहे हैं कि हमारे ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, यानी कि अगर मेरे जितने भी सर्वर्स लगे हों, उन सारे के सारे सर्वर्स पर, क्योंकि पहले ट्रैफिक मेरे डायरेक्ट सर्वर पे आ रहा था, बट अब मैं चाहता हूं कि इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक आए, वो ट्रैफिक मेरे सीधा लोड बैलेंसर पे आए। एंड लोड बैलेंसर का काम है कि वो मेरा ट्रैफिक इक्वली क्या है, सारे के सारे सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट करे। इससे क्या होगा कि अगर मेरा सारे सर्वर हैं, आगे मेरे पास कहता हूं 10 लाख रिक्वेस्ट है, तो सबके सब सर्वर्स पे भेज देगा।
तो किसी भी सर्वर पे लोड नहीं आएगा तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होगी, फास्ट चलेगी। इसलिए हम यूज करते हैं लोड बैलेंसर। दे आर द डिफरेंट टाइप्स के लोड बैलेंसर हैं, यानी कि आपके जो डिफरेंट लाइक लोड बैलेंसर फंक्शन ऑफ एलबी। तो आपके पास एप्लीकेशन यानी कि फंक्शन ऑफ एलबी की बात करता हूं या टाइप्स ऑफ एलबी की बात करते हैं हम, तो यहां पर आपका आता है, एक आता है आपका लैन लोड बैलेंसर, इंटरनल लोड बैलेंसर, प्राइवेट लोड बैलेंसर। तो ये एक ही चीज है, लैन लोड बैलेंसर, इंटरनल लोड बैलेंसर या प्राइवेट लोड बैलेंसर। इसका मतलब है कि दिस लोड बैलेंसर वर्क विद इन लैन ओनली, यानी कि आपकी कंपनी के अंदर के नेटवर्क पर ही ये सारी चीजें काम करेंगी, कंपनी से बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी। यानी कि अगर आप अपना इंटरनल लोड बैलेंसर बनाते हो या प्राइवेट लोड बैलेंसर बनाते हो या लैन लोड बैलेंसर बनाते हो, तीनों का काम एक ही है। ये एक ही चीज के तीन नाम है, जैसे आप लोगों के तीन नाम। इसका काम यह है कि अगर आप कोई भी लोड, ये वाला लोड बैलेंसर यूज करते हैं तो आपकी रिसोर्स ओनली एक्सेस विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अ लैन नेटवर्क। यानी कि आप कॉलेज हैं, आपके कॉलेज में 100 कंप्यूटर्स हैं, आपस में सारे कनेक्टेड हैं। अब आपने वहां पे अगर लैन लोड बैलेंसर बनाया था, वो उन 100 कंप्यूटर्स के अलावा किसी और कंप्यूटर पर एक्सेसिबल नहीं होगी। लैन का मतलब होता है विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। लैन और वैन पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है ना गाइस, या नहीं पढ़ा? Yes, sir. पढ़ा है सर। लोकल चलिए, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन वैन एंड इंटरनेट। कल इसका आंसर चाहिए मेरे को, जिसको पता हो वो अभी दे दे। डिफरेंस बिटवीन वैन नेटवर्क एंड इंटरनेट नेटवर्क। और पार्टीशंस और वॉल्यूम्स भी पढ़े होंगे। पार्टीशंस क्या होता है, वॉल्यूम्स क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन पार्टीशंस एंड वॉल्यूम्स नहीं पढ़े ना, पढ़ना हो। विंडोज पार्टीशन नहीं होता, सी ड्राइव, ई ड्राइव नहीं है आपके लैपटॉप में? पार्टीशंस है ना? तो पार्टीशंस एंड वॉल्यूम्स, पार्टीशंस एंड वॉल्यूम्स में क्या फर्क है? सेकंड क्वेश्चन है, जिसको मैं बता चुका हूं वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। नाउ गाइस, तो एक का होता है लैन लोड लैन, और एक होता है इंटरनल और प्राइवेट। एक इसके अलावा एक और लोड बैलेंसर आपका बनता है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक। पब्लिक लोड बैलेंसर आप बोल सकते हैं इसको, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर, इंटरनेट फेसिंग। कुछ याद आया? इंटरनेट फेसिंग, ये तीनों एक ही टर्म्स हैं। यानी कि अगर आप ये वाला लोड बैलेंसर लगाते हैं तो आपकी रिसोर्स वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में एक्सेस हो सकती है। आप अपने मोबाइल फोन पे एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस है। तो अब ये बताइए कि हमारी जो गूगल की वेबसाइट है वो कौन सा लोड बैलेंसर यूज कर रही होगी, पब्लिक और Sir, प्राइवेट? पब्लिक। तो यहाँ पर जो हम लोड बैलेंसर बनाने वाले हैं वो कौन सा बनाने वाले हैं? पब्लिक। इसी तरीके से यहाँ पर आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोड बैलेंसर हैं। एक आपका क्लासिक लोड बैलेंसर है, जो कि आपका ऐप यानी कि प्रोटोकॉल्स के बेस पे और नेटवर्क के बेस पर, दोनों बेस पर आपके लोड को शेयरिंग करता है। जब Amazon आया था तो सबसे पहले क्लासिक लोड बैलेंसर ही आया था, बट क्लासिक लोड बैलेंसर विद इन अ ईयर रिमूव हो जाएगा। जब आप कल मैंने क्लासिक लोड बैलेंसर बनाया था, लेकिन उसके नीचे आपके पास नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा, तो कुछ टाइम वो हो जाएगा। अब Amazon ने क्या करा है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, यानी कि जो प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है, एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर को सेपरेट कर दिया है। एंड नाउ बिफोर 2 मंथ उसने एक और लोड बैलेंसर एड ऑन करा है यहाँ पर, गेटवे। तो जिसमें से मैं आपको क्लासिक एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाऊंगा, नेटवर्क लोड बैलेंसर की लैब आप खुद से करेंगे पढ़ के, और एंड ऑफ द सेशन अगर आपसे नहीं होगी तो मैं बताऊंगा। ये आपका टास्क है, नेटवर्क लोड बैलेंसर करना। क्लियर गाइस? तो यहां पर जो मैं अभी यूज करने वाला हूं, आई एम यूजिंग अ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। नेक्स्ट, वन मोर थिंग, कि आपको टारगेट ग्रुप, कि जब भी आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाएंगे तो वो आपसे आपका टारगेट ग्रुप पूछेगा जरूर। टारगेट ग्रुप का मतलब कि आप जो है
अपना जो आईपीज हैं, यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि लोड बैलेंसर अपनी रिक्वेस्ट को कहां पर भेजेगा, तो वो कहां पर रीडायरेक्ट करेगा अपनी रिक्वेस्ट को, टारगेट ग्रुप को। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टारगेट ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज जब आप लोड बैलेंसर बनाएंगे तो वहां पे भी आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे टारगेट ग्रुप को क्रिएट करने की। तो अगर आपको पता हो कि मैंने अभी एक कस्टम EMI यहाँ पे बनाई थी गाइस, और आई एम जस्ट रिफ्रेश, तो आप देखिए यहाँ पर मेरी ये माई वेब 1 कस्टम EMI बन के रेडी हो गई है। नाउ कि मैं एक और EMI क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकल में चीजें एड ऑन कर दूंगा। आई एम जस्ट लॉगिन विद दिस सर्वर, और इस वक्त मेरे को की पेयर की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट कॉपी, और इधर आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप, कनेक्ट, और पासवर्ड इज ASD@1234। अब देखिए मुझे कोई की पेयर की जरूरत नहीं है, मैंने जो कस्टम पासवर्ड अपना चेंज कर लिया था। एंड मेरी वेबसाइट ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे एक और वेबसाइट, एक और EMI गाइस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं 2 इमेजेस क्रिएट कर रहा हूँ। वाई क्यों इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसका आंसर आपको आके मिलेगा। बंद हो गए क्या, डिलीट कीजिएगा। And guys, I'm deploy one more website. And close it and create a one more AMI. Again, click select web server, go to actions, image, create image, and AMI2 custom, and create. तो guys ये एक और AMI मेरी यहाँ पे create कर रही है। Now how to create load balancer? तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर के साथ ही ऑप्शन आ रहा है आपका टारगेट ग्रुप का। तो सबसे पहले मैंने EMI क्रिएट करी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आई एम क्रिएट अ टारगेट ग्रुप। तो क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप, क्रिएट टारगेट ग्रुप, इंस्टेंस सिलेक्ट कर रहा हूं। मैं इंस्टेंस को टारगेट करना चाहता हूं, लाइक माई, मैंने नाम दे दिया माई सर्वर लोकेशन। किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल से रिक्वेस्ट आए, पोर्ट नंबर 80 के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट आए। एंड नेक्स्ट सर्वर, तो यहाँ पे मैंने एक ही सर्वर बना रखा है, अभी तक मैं कोई सर्वर नहीं अटैच कर रहा, यानी कि टारगेट ग्रुप में मैंने अभी तक कोई भी सर्वर अटैच नहीं कर रहा हूं। एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट टारगेट ग्रुप। मेरा टारगेट ग्रुप बन गया। नाउ आई एम क्रिएट अ लोड बैलेंसर, आई एम जस्ट क्लिक ऑन लोड बैलेंसर। कल भी मैंने बनाया था, सेम ही स्टेप्स हैं। क्रिएट लोड बैलेंसर, और इस समय मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, जो आपके ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करेगा इन 2 प्रोटोकॉल के बेस पर। क्रिएट लोड बैलेंसर, गिव द नेम लाइक app-lb। इंटरनल का मतलब हो गया लैन, अभी मैंने आपको बताया था, और इंटरनेट फेसिंग का मतलब हो गया वैन। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट फेसिंग, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन पे एक्सेस करें। आईपी एड्रेस IPv4 यूज में कर रहा हूँ। VPC मैं चाहता हूँ मेरे सर्वर जोन A एंड जोन B के अंदर डिप्लॉय हो। तो मैंने 2 जोन ले लिया, मैंने आपको बताया था सीन है। सिक्योरिटी ग्रुप, आई एम सिलेक्ट ऑटो स्केलिंग सिक्योरिटी ग्रुप। मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा था जिसके अंदर मैंने ऑल ट्रैफिक करा था। लिसनर एंड राउटिंग, यानी कि मेरी जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी, ट्रैफिक रिसीव्ड होगा। नाउ सिलेक्ट अ टारगेट ग्रुप, गॉट इट। तो मेरा यहाँ पर होगा, और सेम प्रोटोकॉल से अगर आपने टारगेट ग्रुप पे प्रोटोकॉल दे दिया 90 और यहाँ पे दे दिया 80, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर आप एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग में 3 दरवाजे हैं,
तो तीनों दरवाजों से आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। अगर किसी एक पर भी नहीं है तो आप एग्जिट नहीं हो सकते, इसलिए आपके प्रोटोकॉल्स भी सेम ही अलाउड होने चाहिए। सर्वर से लेकर सिक्योरिटी ग्रुप से लेकर टारगेट ग्रुप से लेकर सारी जगह पे सेम सिक्योरिटीज होनी चाहिए। नाउ क्रिएट लोड बैलेंसर। तो मैंने गाइस यहाँ पे एक लोड बैलेंसर भी क्रिएट कर दिया है एंड क्लिक ऑन AMI। सो मेरी यहाँ पे 2 AMI बन के आ चुकी हैं, आप देख रहे हो, माई वेब 1 और माई AMI 2। एक पेंडिंग है, अभी ये एक्टिव हो जाएगी। नाउ कि अब तीसरा ऑप्शन आ रहा है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग में भी 2 ऑप्शंस हैं, एक आ रहा है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन और एक आपका आ रहा है ऑटो स्केलिंग ग्रुप। सो आई एम क्रिएट अ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या आएगा, जो सर्वर्स आपके ऑटोमेटिकली बनेंगे उन सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि उन सर्वर्स की कितनी रैम होनी चाहिए, कौन सी इमेज उस पर आनी चाहिए, कौन सा की पेयर होना चाहिए, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स अलाउड होने चाहिए। तो उन सारे सर्वर्स की सेटिंग भी रिक्वायर्ड है। तो आप हम वो सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं जो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, हमारे डिप्लॉयड होने हैं। So now I'm just click on a launch configurations, then create launch configurations. Give the launch configuration name is like a FLIP Flipkart की वेबसाइट हम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, कोई भी नाम आप दे सकते हो। Amazon मशीन इमेज से यहाँ पे आपके पास दोनों इमेजेस दिखेंगी, कस्टम भी और डिफॉल्ट भी। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूं कस्टम इमेज, यानी कि अगर मैं इस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को करूंगा तो ये वाली वेबसाइट मेरी ऑटोमेटिकली लॉन्च होगी हर सर्वर पे। नाउ 30 GB स्पेस ही है। सिक्योरिटी ग्रुप आइदर क्रिएट अ न्यू, मैं चाहता हूं एग्जिस्टिंग, सो आई एम सिलेक्ट ऑटो स्केलिंग सिक्योरिटी ग्रुप। देन की पेयर, तो कौन सा ऑप्शन लेना है गाइस यहाँ पे, विच वन, प्रोसीड विदाउट अ की पेयर बिकॉज आई नो द पासवर्ड। मैंने AMI बनाई है, मुझे अपनी AMI का पासवर्ड पता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रोसीड विदाउट अ की पेयर। अगर आप यहाँ पे की पेयर सिलेक्ट भी कर लेंगे तो भी वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये डिफॉल्ट AMI नहीं है, दिस इज अ कस्टम AMI क्रिएट बाय यूजर। तो अब इस पर यूजर की सेटिंग्स अप्लाई होंगी। अगर आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है तो बैंक का पासवर्ड नहीं चलेगा। नाउ आई एक्नॉलेज एंड क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या रह गया, वन मोर रिक्वायरमेंट, क्या बच गया भाई, ओके इंस्टेंस टाइप। तो इंस्टेंस टाइप्स का मतलब है हार्डवेयर की, जो सर्वर्स बनेंगे उनकी क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है। तो यू नो कि हम एक ही यूज करते हैं T2.micro। तो आई एम सिलेक्ट T2.micro, 1 CPU और 1 GB RAM। And now create launch configuration. Guys, I'm create a one more launch configuration like Amazon, select AMI। इस बार मैं यहाँ पर AMI 2 select कर रहा हूँ, सेकंड AMI जो मैंने बनाई थी। Now select instance type, T2.micro, then select the existing security group and key pair, proceed without a key pair, I acknowledge and create launch configuration। तो गाइस मैंने 2 लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस बनाई है। नाउ हम देख लेते हैं हमारी सेकंड AMI बन के रेडी हुई है या नहीं हुई। तो क्लिक ऑन रिफ्रेश, तो दोनों AMI मेरी रेडी हो चुकी हैं। नाउ आपको पता है मेरा एक सर्वर बना हुआ है, आई एम टर्मिनेट। यानी कि अभी तक मैंने पूरे सिनेरियो में सर्वर डिप्लॉय नहीं करे, गॉट इट। और जो एक सर्वर था वो भी मैंने अब क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया, यानी कि हमारे पास कोई भी एक्टिव सर्वर नहीं है। नाउ गाइस द पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब जब हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे तो जो भी चीजें अभी तक हमने बनाई है वो सारी चीजें ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ऐड करेंगे। तो नाउ create auto scaling group, click on auto scaling, then click on launch instances,
then give the name is like ICCP SCALING scaling. तो नाउ गाइस कि एक मिनट, मैंने ऑटो स्केलिंग पे क्लिक करा है, किसी और पे क्लिक हो गया है। ऑटो स्केलिंग पे क्लिक नहीं हुआ, जस्ट क्लिक ऑन ऑटो स्केलिंग ग्रुप, then create auto scaling group, give the name is like ICCP SCALING scaling. Now switch to launch configuration and मैंने 2 लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी। अब पहले कौन सी वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हो? गॉट इट? तो मैं चाहता हूं फ्लिपकार्ट वाली वेबसाइट। नाउ जो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी उसमें मैंने की पेयर नहीं दिया था, T2 माइक्रो सेलेक्ट करा था, सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करा था, ये मेरी कस्टम AMI की आईडीज है, इस डेट को मैंने क्रिएट करी थी, और दिस इज अ नेम। नाउ द नेक्स्ट नेटवर्क, आई एम यूजिंग अ डिफॉल्ट नेटवर्क, और मैं चाहता हूं मेरे जो भी सर्वर्स बने वो या तो जोन ए के अंदर बने या जोन बी के अंदर बने। मैं यानी कि कौन सा डिप्लॉयमेंट कर रहा हूं? मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट करा रहा हूं, यहाँ पर सिंगल जोन नहीं कर रहा, मल्टी जोन। नेक्स्ट लोड बैलेंसर, यस मैं अटैच करना चाहता हूं, अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर कौन सा है मेरा? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं। नाउ सिलेक्ट अ टारगेट ग्रुप, तो माई सर्वर लोकेशन, टारगेट ग्रुप सेलेक्ट करा। लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप की कनेक्टिविटी में डाल रहा हूं कि हर 100 सेकंड्स में चेक करें, एक दूसरे को पिंग पोंग करें। नाउ मॉनिटरिंग मैं डिसेबल रहने दे रहा हूं, क्लिक ऑन नेक्स्ट। डिजायर कैपेसिटी यानी कि मिनिमम मैं चाहता हूं मेरे 2 सर्वर्स तो रहे, और 2 ही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, डिजायर सेम ही रहते हैं, और मैक्सिमम 10 बने या 1000 बने, चॉइस इज योर। मैं यहाँ पे एड ऑन कर देता हूँ, मैक्सिमम कितने बन सके? 10। स्केलिंग पॉलिसी लगाना चाहते हो लगा दीजिए, बट मैं लगाना चाहता हूँ टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑफ 80%। अगर मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% होता है, विद इन 60% 60 सेकंड मुझे क्या चाहिए? अपना सर्वर चाहिए। तो लिखा हुआ है द इंस्टेंस नीड, इंस्टेंस नीड का मतलब है मुझे सर्वर चाहिएगा अगर मेरा 80% टारगेट वैल्यू क्या होती है? क्रॉस होती है। तो कितने टाइम में चाहिए? तो विद इन 60 सेकंड मुझे अपना सर्वर चाहिए, कि अगर मेरे सर्वर्स का 80% क्रॉस होता है तो 60 सेकंड्स के अंदर मुझे क्या चाहिए? अपना नया सर्वर रिक्वायर्ड होगा। सर मिनिमम 60 सेकंड ही रहता है, और से और भी कम कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट लेता नहीं, वो इतना टाइम ले ही जाता है, बट मैंने कभी करा नहीं, आप ट्राई कर लेना, ठीक है? ओके सर। वैसे डिफॉल्ट 5 मिनट होता है, बट 60 सेकंड पे हो जाती है इसके लिए। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद है नोटिफिकेशन। तो एसएनएस सर्विस मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये एक एसएनएस नोटिफिकेशन है कि मैं चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी सर्वर लॉन्च होता है या कोई भी टर्मिनेट होता है या कोई भी फेल होता है, तो उसके अलर्ट्स आपको आपकी मेल आईडी पे मिल जाए या आपके मोबाइल फोन पर आपके पास अलर्ट आ जाए, क्योंकि 24/7 तो हम यहाँ पे बैठे नहीं रह सकते। तो मैं क्या करता हूँ, नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन सर्विस को हम बोलते हैं एसएनएस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। नाउ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस बनाए, सिंगापुर लोकेशन पे बनाई नहीं हुई, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्किप कर रहा हूँ। गॉट इट? तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिमूव। तो मैं यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन सर्विस ऐड नहीं कर रहा। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। टैग, टैग का मतलब है नेम। मैंने यहाँ पे टैग कर दिया, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ लाइक माई SCALING स्केलिंग VM, और मैं चाहता हूं कि कोई भी नया सर्वर बने उस पर भी यही नाम क्या होके आए? टैग होके आए। तो हमेशा की के अंदर नेम लिख दीजिए आप। तो मेरा क्या नेम आए? माई स्केलिंग VM, एंड नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। क्लियर गाइस? अब मैंने इस पूरे सिनेरियो में सर्वर्स कहीं बनाए हैं? एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप स्केलिंग करोगे तो आपको मैनुअल सर्वर्स नहीं बनाने हैं, सारे सर्वर्स ऑटोमेटिकली बनेंगे। मैंने डिजायर कैपेसिटी 2 डाला था, तो अब क्या करेंगे, आप इंस्टेंसेस में जाके देखेंगे तो ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली आपके 2 सर्वर्स वहां पे बना देगी। आप जाके देखिए, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, ये देखिए यहाँ पे 2 सर्वर्स आपके बनने स्टार्ट हो गए।
एक रनिंग आ गया और एक पेंडिंग में आ रहा है। गॉट इट। आपको अपनी वेबसाइट चेक करनी है। नाउ गो टू द लोड बैलेंसर। अब हम सर्वर के आईपी से नहीं करेंगे, आई एम जस्ट गो टू द लोड बैलेंसर। और लोड बैलेंसर का हमारे पास खुद का अपना एक यूआरएल होता है गाइस, डिस्क्रिप्शन में गए, एंड दिस इज माय डीएनएस यूआरएल। आई एम कॉपी एंड शेयर इन चैट बॉक्स। जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं गाइस, मैंने चैट बॉक्स में ये लिंक शेयर करा है, आप इस पे लिंक पे क्लिक करिए और बताइए कि आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं हो रही। नाउ कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि अभी हमारी वेबसाइट ओपन होती है नहीं, क्योंकि अभी इनिशियलाइजिंग स्टेट में है वो। तो नाउ कि देखिए सेम वेबसाइट आपकी ओपन हो गई। क्लियर गाइस। अब मैं क्या करता हूं, आई एम इंक्रीज द लोड, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर मेरे सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% से अबव होता है तो क्या होना चाहिए, मेरा नया सर्वर एड ऑन हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। और फिलहाल करंट सिचुएशन में कितने सर्वर्स होने चाहिए, 2। तो फिलहाल 2 सर्वर्स मेरे रनिंग है। आई एम जस्ट लॉग इन विद बोथ सर्वर। मैं दोनों सर्वर्स पे लॉग इन होकर इनके सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर रहा हूं। तो आई एम जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी, go to remote desktop connections, then control V, then click on connect, ADMINISTRATOR, and the password is AST@1234। तो क्या देखिए उसी पासवर्ड से लॉगिन हो रहे हैं जो मैंने AMI बनाते हुए सर, वही फोल्डर्स वगैरह भी यहाँ पर आ जाएंगे सब, क्योंकि जिस पर मैंने ये बनाए थे वो तो सॉफ्ट मैंने डिलीट ही कर दिया था सर्वर। यहाँ पे देखिए फोल्डर्स आ गए, क्यों, क्योंकि मैंने क्लोनिंग कर ली थी AMI, और मैंने ये जो सर्वर्स बनाए हैं ऑटोमेटिकली बने हैं थ्रू अ कस्टम AMI, और कस्टम AMI आपके उसी सर्वर की क्या थी, कॉपी थी। नाउ कि मुझे इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज करना है, सो आई एम जस्ट क्रिएट अ वन डेमो फाइल नोटपैड। मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ और एक मैं सीपीयू यूटिलाइजेशन इसका इंक्रीज कर रहा हूँ, तो एक डमी फाइल बना रहा हूँ स्क्रिप्ट की a.bat, जो कि हमारी रन होते ही हमारे सर्वर की सीपीयू को बिजी कर देगी। तो a.bat, एंड गाइस आई एम जस्ट डबल क्लिक, और वो आप देखिए कि मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 99% यूज होना स्टार्ट हो गया होगा। गॉट इट। और हमने कंडीशन क्या डाल रखी है, 80%, बट दोनों सर्वर्स की होनी चाहिए क्योंकि ग्रुप की कैपेसिटी है वो, टारगेट ग्रुप की। तो आई एम जस्ट ऑल्सो इंक्रीज द अनदर सर्वर सीपीयू यूटिलाइजेशन। एंड सेम एज आई एम क्रिएट अ, देखिए यहाँ पर भी वही सेम फोल्डर आगे होंगे, मैंने कुछ नहीं बनाया, सारी चीज ऑटोमेटिकली जा रही है। नाउ open in notepad and increase the CPU utilization a.bat and file and save as a.bat, and now guys I am also increase the, अब विद इन अ मिनट आप देखेंगे कि मेरे वहां पर ऑटोमेटिकली सर्वर्स क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। तो ये 2 की जगह कितने सर्वर हो जाने चाहिए, जैसे लोड इंक्रीज होगा 3 हो जाने चाहिए। तो पहली कंडीशन तो यही थी कि अगर मेरा लोड इंक्रीज होता है तो मेरे सर्वर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होने चाहिए। सेकंड थी कि अगर मेरे सर्वर क्रैश हो जाए तो उसकी जगह भी क्या होने चाहिए, मेरे सर्वर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाने चाहिए, बन जाने चाहिए। तो अभी हम क्रैश नहीं कर रहे, हम जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, जो भी हमारा कॉन्सिक्यूटिव पीरियड है डिफॉल्ट, तो वेट करते हैं। बट 60 सेकेंड कभी ले लेता है कभी नहीं लेता, वैसे डिफॉल्ट वो 5 मिनट्स ही लेता है। तो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। एनीवन, एनी क्वेश्चन गाइस, क्लियर है? इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये काफी ज्यादा।
और आप इसमें प्रोजेक्ट काफी बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसमें काफी सारी चीजें ऐड ऑन हुई हैं, यानी कि जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ा है, की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप, लोड बैलेंसर, एएमआई, कस्टम एएमआई, ऑटो स्केलिंग, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे ऐड ऑन करी है। एनीवन, एनी क्वेश्चन? अभय, अक्षत, सर अगर ये अंकित, सीपीयू फिर से 980 से कम हो गया तो जो नया सर्वर बनेगा वो हट जाएगा? या ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, तभी तो कॉस्ट हमारी कंट्रोल आएगी। गॉट इट? कॉस्ट का मीनिंग है, स्केलिंग का फायदा ही तो ये, ऑटोमेशन का फायदा ही यही है। चलिए रिफ्रेश करते हैं। तो अभी नहीं आया गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा गाइस, ठीक है? सर बट एक अभी चीज और पूछे थे हम, इसमें हम अगर आईपी से चलाएंगे तब नहीं होगा ना सर, हमेशा होस्टिंग नेम से ही चलाना देखिए, पड़ेगा ना? एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आज तक कोई भी वेबसाइट आईपी से एक्सेस करी है रियल टाइम पे? रियल टाइम में नहीं है, लेकिन सर लोकल उस दूसरा, पे तो करते हैं। अगर आप आईपी से करेंगे तो आईपी पे आपकी रिक्वेस्ट पर्टिकुलर सर्वर पे जाएगी। हाँ तो वो ये तो सर आईपी से नहीं होगा ना फिर? बैकबोन नहीं बना ना, आईपी से लिया, आप इस मशीन का आईपी ले लो, आपकी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। ये लो, कॉपी करा पब्लिक आईपी, पेस्ट इन अ ब्राउजर, आपकी वेबसाइट सेम ही वेबसाइट खुलेगी। बट अब ये सर्वर डाउन हो गया तो क्या हो गया, वेबसाइट भी बंद ना, ऑटो मूव हम्म। थोड़ी ना हो गई ये रिक्वेस्ट। बट मैं इस बार लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अब लोड बैलेंसर के साथ 100 सर्वर है, लोड बैलेंसर किसी भी सर्वर पे मेरी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, तो मेरी एक सिक्योरिटी बाउंड्री आ गई कि अब डायरेक्ट ट्रैफिक मेरे सर्वर के पास ना आके कहां पे आ रहा है, लोड बैलेंसर पे आ रहा है। दूसरा कि अभी इतना बड़ा नाम तो हम याद ही नहीं रख सकते, तो उसके लिए कल वाला प्रोजेक्ट भी करेंगे एक और। तो इतना जितना करा है इतना तो करेंगे, इसमें और भी चीजें ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद फिर आपके पास 3 डेज आपके ऑफ है, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 डेज क्लास नहीं होती है, तो फिर आप सारे ये प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ गाइस हो जाओ यार जल्दी से, तो मैं इसको सेकंड पार्ट कराऊं। तो देखिए गाइस, वहां पे एक और सर्वर आपका बन के आ गया, पेंडिंग लिखा आ गया। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन मैंने बताया था कि टर्मिनेट करने पे भी डिजायर कैपेसिटी का मतलब है कि इतने तो चाहिए ही चाहिए मेरे को, यानी कि मिनिमम। तो मैंने कहा मिनिमम मेरे पास 2 सर्वर तो ऑलवेज एक्टिव रहने चाहिए। चलिए मैं क्या करता हूं, आई एम सेलेक्ट दिस ऑल सर्वर्स एंड टर्मिनेट। तो मैं टर्मिनेट सारे एक साथ कर रहा हूँ, रियल टाइम पे तो एक साथ टर्मिनेट होते नहीं है, लेकिन मैं अगर सारे सर्वर्स एक साथ टर्मिनेट कर दिया, यानी कि सारे सर्वर्स क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। अब कंडीशन, सेकंड कंडीशन, कि अगर सर्वर टर्मिनेट कर दिए तो मेरे नए सर्वर अपने आप बने। देखिए, अगर आप कल वाले प्रोजेक्ट में अपने सर्वर्स को कैंसिल करते हैं तो आपके सर्वर्स पहली बात तो ऑटोमेटिकली नहीं बनेंगे, दूसरा कैन नॉट फाइंड आ जाएगा, डेस्टिनेशन अनरीचेबल आएगा। बट यहां पर अगर मैंने अपने सर्वर्स को टर्मिनेट करा है तो आपकी वेबसाइट पे लिखा आएगा टेम्परेरी डाउन। आपकी वेबसाइट पे कौन सा मैसेज आएगा, टेम्परेरी डाउन। नाउ इफ यू कैन रिफ्रेश, सर्विस इज टेम्परेरी अनअवेलेबल। विद इन अ मिनट्स आपके सर्वर नया आएगा, और नया सर्वर आते ही आप रिफ्रेश करना, आपकी वेबसाइट हो जाएगी। नाउ गाइज, आपने एक और चीज देखे होगा कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन की बिग बिलियन डे आ रहा है, राइट नाइट 12 o'clock प्राइस चेंज हो जाएंगे, होता है नहीं होता? तो ऐसा वो क्या करते हैं कि विद इन अ मिनट आपकी नए प्राइस आ जाते हैं और पुराने प्राइस हट जाते हैं। बताइए, गॉट इट माय पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसा वो क्या करते हैं कि नए प्राइस हट जाते हैं और पुराने प्राइस, सॉरी, नए प्राइस आ जाते हैं और पुराने वाले रिमूव हो जाते हैं, और 1 घंटे के बाद दोबारा से वो पुराने आ जाते हैं। जबकि अगर आप लोगों ने कोई भी वेबसाइट बनाई है तो इतनी जल्दी चीजें चेंज नहीं होती। उस केस का होता है कि वो पहले से ही 2 वेबसाइट बना के रखते हैं, जैसे हम लोगों ने 2 AMIs बना के, और वो यूज करते हैं स्वैपिंग का ऑप्शन। तो अगर मैं अपनी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में जाके
अपनी ऑटो स्केलिंग की कॉन्फ़िगरेशन में जाके वहां पे अपनी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता हूँ, तो अब जो नए सर्वर्स बन के आएंगे ना वो मेरी नई वेबसाइट के साथ आएंगे। यानी कि ना कोई यूआरएल चेंज करूंगा, ना मैं कुछ करूंगा, मैं सिर्फ रिफ्रेश करूंगा और आप देखोगे मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली दूसरी वेबसाइट आ जाएगी इसी पे ही। तो मैंने क्या करा है, सिर्फ मैंने अपने बैकएंड में क्या करा है, अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया है। यानी कि AMI 1 से मैंने AMI 2 को ऐड कर दिया और AMI 1 को रिमूव करा दिया है। 1 घंटे बाद मैं क्या करूंगा, दोबारा से चेंज कर दूंगा, तो विद इन अ मिनट क्या होगी, मेरी वेबसाइट स्वैप हो जाएगी। तो जो भी वेबसाइट आप अपने सेम यूआरएल पे लाइव करना चाहते हैं वो लाइव कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन रिफ्रेश, तो देखिए आपकी वेबसाइट दोबारा से आ गई। यानी कि आपका यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई सर्वर आ चुका होगा। ये देखिए यहाँ पे दोबारा से आपके सर्वर्स बन के आ गए। क्लियर द पॉइंट। अब अगर आपको स्वैपिंग करनी है तो आई एम जस्ट गो टू द ऑटो स्केलिंग। मैं नहीं चाहता इसकी जगह वो है, मैं तो चाहता हूँ कि गर्मी के सीजन में, मैरिज का सीजन कहाँ से आ रहा है, आइसक्रीम आनी चाहिए, यस और नो। तो मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऑटो स्केलिंग ग्रुप। क्योंकि मेरा flipkart.com तो लाखों करोड़ों यूजर के पास है, तो मैं अपना यूआरएल तो चेंज ही नहीं कर सकता ना। बट हाँ, वेबसाइट मेरे हाथ में है चेंज करना, क्योंकि यूआरएल चेंज करना है तो नए कस्टमर्स तक मेरे यूआरएल पब्लिश नहीं होगा। तो कहते हैं ना, आपका मोबाइल नंबर चेंज करना सोल्यूशन नहीं है, बट आप अपने मोबाइल के डीपी चेंज कर सकते हो अपने व्हाट्सएप की। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन ICCP स्केलिंग, देन एडिट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता हूँ, Amazon कर दिया, एंड नाउ क्लिक ऑन अपडेट। अब देखिए ये सर्वर्स वो हैं जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। यहाँ पर जो सर्वर्स यहाँ पर है, तो इन पर कौन सी वाली वेबसाइट है, मेरी पुरानी वाली है। अगर मैं इन सर्वर्स को डिलीट कर देता हूं तो दोबारा से मेरे नए सर्वर्स आएंगे, यस और नो। अब जब नए सर्वर्स आएंगे तो वो नई वाली वेबसाइट के थ्रू आएंगे। गॉट इट माय पॉइंट। क्योंकि मैं अब अपनी वेबसाइट को चेंज कर चुका हूं। तो स्वैपिंग करनी है तो 1 बाय 1 मैं पुराने सर्वर्स को डिलीट करूंगा और नए सर्वर्स ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, नई सेटिंग है। फ्लिपकार्ट के 500 सर्वर्स है, तो वो ऐसा नहीं है 500 के 500 सर्वर्स को एक साथ करते हैं, क्योंकि अगर वो एक साथ करेंगे तो वेबसाइट क्या हो जाएगी, डाउन। तो वो एक एक दो दो सर्वर 10-10 सर्वर्स को करते हैं, कि पहले 10 सर्वर करे, 10 सर्वर नए आ गए, फिर 10 करे, फिर 10 आ गए। ऐसे करके वो सारी की सारी वेबसाइट को क्या कर देते हैं, माइग्रेट कर देते हैं। नाउ मैंने दोबारा से यहाँ पर एक साथ करा, क्योंकि मैंने सारे सर्वर्स एक साथ करे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है कि मेरी वेबसाइट टेम्परेरी डाउन हो जा रही है। अभी मेरे से किसी ने पूछा था आईपी से एक्सेस करने के लिए, किसने पूछा था गाइस, क्या नाम है, प्रवीण। प्रवीण। अगर ये हाँ मेरे सर्वर क्रैश हो गया तो आईपी चेंज होगा नेक्स्ट टाइम? जी, हाँ हाँ चेंज होगा। तो उसमें दोबारा से आईपी कॉपी पेस्ट करके चेक करोगे? हम्म। बट मैंने तो एक बार भी नहीं चेंज करा यूआरएल। समझ में आया लॉजिक, हाँ हाँ हाँ। कि बैकएंड में मेरे सर्वर फेल्ड भी होते हैं, बट मेरी सर्विस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो अगेन रिफ्रेश, तो ये लो जी आपकी आइसक्रीम, देखिए यहाँ पे लिखा आ गया है। एक दो बार और रिफ्रेश करते हैं ना, इधर हम जस्ट कॉपी दिस यूआरएल एंड पेस्ट इन इनकॉग्निटो। और यहाँ पे देखिए आपकी नई वेबसाइट आ गई उसी यूआरएल पे। मैंने कोई वेबसाइट यूआरएल नहीं, यही यूआरएल कॉपी करा, और यहाँ पे भी आप रिफ्रेश करेंगे एक दो बार तो अभी वो भी आ जाएगा, क्योंकि कुकीज में पुराने वाला सेव है। आई एम जस्ट Ctrl+C और मैं यहीं पे ही कैचे नए में वाले, होगा, अभी तक कैचे में होगा। तो अभी अपलोड हो जाएगा, इसलिए इनकॉग्निटो पे मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे देखिए आपके नए सर्वर्स दोबारा से बन के आ गया, ये आ गया रनिंग। अब चीज ध्यान रखना कि आप सर्वर डिलीट करते रहो, सर्वर्स अपने आप ही बनते रहेंगे। आपका ये प्रोसेस जब तक नहीं रुकेगा जब तक आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट नहीं करो। गॉट इट माय पॉइंट। जल्दबाजी में अभी तक मैंने आपको हमेशा यही बताया कि अपने सर्वर्स को टर्मिनेट कर देना। अब आपने सोचा लैब हो गई, मैं यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ, बट अगर आपकी स्केलिंग एड ऑन हो रखी है, आप टर्मिनेट करके चले जाओगे, वो दोबारा से नए सर्वर्स बना देगा, और नए सर्वर के साथ साथ बिल भी बनता रहेगा।
तो आपको यहाँ पर ऑटो स्केलिंग, क्योंकि ऑटो स्केलिंग ग्रुप करेंगे तो इसके साथ जितने भी सर्वर्स बने हैं वो सारे सर्वर्स अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे. So now I'm just go to the auto scaling group and delete. I'm just go to the load balancer. Delete कर रहा हूँ guys मैं अब. Delete target group. Delete and AMIs deregistered होती है. Delete का ऑप्शन कभी नहीं आता है. वॉल्यूम्स भी मेरे कुछ पड़े हुए होंगे, मैं वो भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से. तो गाइस सारी की सारी चीजें मैंने डिलीट कर दी. थैंक यू गाइस. तो इनफ फॉर टुडे.